गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। तो आप लोगों का रिस्पांस मेरे चैनल को लेकर बहुत बेहतरीन आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी सी शिकायत है आप लोगों से। और शिकायत सिर्फ इतनी है कि जब मैं इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी शिकायत है मेरी, और ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से। ठीक है, चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सैटरडे को हम लोग का एग्ज़ाम ही है, तो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये सेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन एडवांस से ही आने वाले हैं। कुछ हम लोग को बेसिक चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज का सेशन बिल्कुल ही बेसिक है, लेकिन ये C++, डाटाबेस और नेटवर्किंग एंड पाइथन, इनको छोड़ के जो अदर टॉपिक्स हमारे पास रह जाते हैं, उनसे भी तो क्वेश्चंस हमको कवर अप करने हैं ना। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन। तो पहली जनरेशंस में कौन सा इंटरनल कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया। तो हम लोगों को पता है, और ये टॉपिक फंडामेंटल का टॉपिक आता है, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। दैट इज पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने इस्तेमाल किया वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, और दूसरी जनरेशन्स में हमने इस्तेमाल किया, सेकेंड जनरेशन में हमने इस्तेमाल किया ट्रांजिस्टर का। तीसरी जनरेशन में हमने इस्तेमाल किया आईसी का। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसी का फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी किससे बने होते हैं, तो सिलिकॉन चिप या सिलिका से। और इसका फाउंडर कौन है, तो किलबाई याद रखना आप लोग। ठीक है, KILBY। ओके, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन में कौन सा इंटरनल कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ, तो वो VLSI और माइक्रो प्रोसेसर थे। VLSI और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, VLSI हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, तो यहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं। ओके, तो VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड चिप्स। और पांचवी जनरेशन में हमने इस्तेमाल किया ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन HSSC ने बनाया था, आरोही क्लर्क 2019 में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल हुआ, तो वो आज की जनरेशन है, यानी पांचवी जनरेशन, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका आंसर तो फटाफट आ जाएगा अब, दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। RISC का फुल फॉर्म बता देती हूँ, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। प्रोसेसर होते हैं ना, तीन टाइप के प्रोसेसर होते हैं, CISC, RISC और EPIC। ठीक है, तो एक प्रोसेसर था RISC, जिसकी फुल फॉर्म हमने यहाँ पर बात की। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अनसॉलिएटेड कमर्शियल ईमेल्स कॉमनली नोन एज, तो उनको हम स्पैम कहते हैं। अब स्पैम से अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो अनसॉलिएटेड ईमेल्स आपके पास क्वेश्चन में होगा, या इनको हम बल्क में अनवांटेड ईमेल्स भी कहते हैं। अनवांटेड जंक भी कहते हैं, जंक ईमेल्स या मैसेजेस। ठीक है, ईमेल या मैसेजेस। तो अगर स्पैम का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चीजें आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनसॉलिएटेड पूछ लिया गया, तो या तो बल्क में पूछा, अनवांटेड पूछा, जंक पूछा। जैसे हमारे पास कंपनी के कॉल्स नहीं आते या मैसेजेस आते हैं, जिनको हम स्पैम कॉल्स कहते हैं, स्पैम मैसेजेस कहते हैं, वही तो वो बल्क में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जितने भी जियो के कनेक्शन होंगे उन सभी को मैसेज जाएगा, जितने एयरटेल के कनेक्शन होंगे सभी को मैसेज जाएगा, तो ये बल्क में जाते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। MS एक्सेल से क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मेथड ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर इनमें से कौन सा इनवैलिड मेथड है सेल रेफरेंसिंग का। सेल रेफरेंसिंग मतलब सेल का एड्रेस बताना, रेफरेंसिंग मतलब होता है सेल का एड्रेस। ठीक है, तो रेफरेंसिंग मतलब हो गया सेल का एड्रेस। सेल रेफरेंसिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो तीन मेथड होते हैं। एक तो रिलेटिव होता है, रिलेटिव रेफरेंस,
ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है। तो रिलेटिव रेफरेंस में आप कैसे डिनोट करते हो, कुछ इस तरीके से डिनोट करते हो, है ना, जहां पे डॉलर का साइन नहीं यूज हो रहा। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, डॉलर का साइन या तो रो के आगे यूज होता है या कॉलम के आगे यूज होता है, और जिसके भी आगे डॉलर का साइन होता है वो चीज फिक्स हो जाती है, वो मूव नहीं करती है, ये मतलब होता है। तो यहां पर क्या हुआ, ए यानी कॉलम फिक्स हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, रो फिक्स हो गई, ऐसे। उसके बाद तीसरा आता है, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है मैंने, ठीक है। तो तीसरा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में आपने रो एंड कॉलम दोनों को फिक्स कर दिया है, जिनके आगे भी डॉलर का साइन आ जाता है वो चीजें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर, तो इनमें से कौन सा नहीं है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, मिक्स्ड है, रेफर्ड नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन, आजकल कुछ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो नहीं है जिसमें पावर पॉइंट में आप लोग इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते, इनमें से किस मेथड से नहीं कर सकते। तो देखो, क्या आप लोग डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट इमेज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, ये अलाउड है। उसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब कहीं से उठाकर लेकर आ सकते हो, बिल्कुल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हो कोई इमेज पावर पॉइंट में, बिल्कुल कर सकते हैं। बात आती है क्लिप आर्ट की। अब क्लिप आर्ट की क्यों बात आती है, सुनो। क्लिप आर्ट अगर आप 2007 का वर्जन खोलते हो ना, एम एस पावर पॉइंट 2007, तो आपको, मैंने क्या कहा, एम एस पावर पॉइंट, एम एस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन है ना, तो एम एस पावर पॉइंट 2007 मैंने ओपन किया, तो उसमें इंसर्ट टैब के अंदर इलिस्ट्रेशन ग्रुप आता है। इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आता है पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल्स, ये सब इंसर्ट करने के लिए आता है, स्क्रीनशॉट, चार्ट्स, ये सब इंसर्ट करने के लिए आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, इमेज को इंसर्ट करने के लिए क्लिप आर्ट का ऑप्शन है। लेकिन जो एम एस पावर पॉइंट 2021 है उसके अंदर इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से आप लोग इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which does what does fiber optic cable use to transmit data। फाइबर ऑप्टिक जो केबल्स होती हैं वो कौन सा डाटा ट्रांसमिट करती है, तो आप लोग को फाइबर ऑप्टिक के बारे में पता होगा। ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप का होता है, एक तो वायर्ड होता है, एक तो वायरलेस होता है। यानी अगर आपको कोई भी डाटा ट्रांसमिट करना है तो या तो आप वायर्ड का इस्तेमाल करोगे, वायर, या वायरलेस तरीके से डाटा को ट्रांसमिट करोगे, ठीक है। दो टाइप हो गए, वायर्ड को हम गाइडेड कहते हैं, वायरलेस को हम अनगाइडेड भी कहते हैं। वायर्ड के अंदर ट्विस्टेड पेयर, को एक्सिल, ऑप्टिकल फाइबर आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। और अनगाइडेड वाला जो है उसके अंदर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स आते हैं, ठीक है। तो हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करना है, फाइबर ऑप्टिक कह लो या ऑप्टिकल फाइबर कह लो, एक ही बात है। तुम लोगों ने एयरटेल फाइबर सुना होगा ना, एयरटेल फाइबर्स और जियो फाइबर्स जो आजकल हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। और हमने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि भाई हमारी जो ऑप्टिकल इंटरनेट की जो तारे हैं वो समुद्र में नीचे बिछी हुई हैं, ऐसी चीजें सुनी है ना। पहले हम लोग लैंडलाइन टेलीफोन के जरिए कनेक्शन इंटरनेट चलाते थे, तभी जब हम BSNL यूज करते थे तो सॉरी, तब हम लोग यूज करते थे लैंडलाइन टेलीफोन्स का, ठीक है। BSNL वाले में तब लैंडलाइन टेलीफोन्स आता था क्योंकि उस टाइम पे हर जगह पर कनेक्शन लैंडलाइन का था, इसलिए तब लैंडलाइन की तारें बिछी हुई थी। अब ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें हमारा इंटरनेट का स्पीड बहुत मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ क्या किया जाता है, डाटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइट के फॉर्म में। और हमें ये बात पता है लाइट की स्पीड सबसे, मैं सो सॉरी स्टूडेंट्स
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो डाटा को हम यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं लाइट के फॉर्म में, और लाइट में हमें पता है कि मैक्सिमम स्पीड आती है, सबसे तेज स्पीड किसकी होती है, तो लाइट की स्पीड होती है, ये बात हम लोग को पता है। तो यहाँ पर एक ग्लास का मीडियम इस्तेमाल किया जाता है और लाइट की फॉर्म में डाटा हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब डाटा एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से स्कैटर होकर पहुंचता है। तो यहाँ क्वेश्चन भी बनता है कि प्रिंसिपल क्या है, ये एचएसएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। प्रिंसिपल क्या है ऑप्टिकल फाइबर का, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन क्या हुआ, फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर डाटा को किस में कन्वर्ट किया गया जी, लाइट में कन्वर्ट किया गया, और इसका प्रिंसिपल क्या है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मेमोरी के लिए आप लोग की डिमांड थी, किसी ने कमेंट किया था मेरे चैनल पे कि मैम मेमोरी का थोड़ा बहुत बता देना, तो यहाँ पर आज की क्लास में काफ़ी कुछ मेमोरी के बारे में हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है, एक रैपिड रिविजन टाइप। चलिए, तो पहले मैं आपको मेमोरी के बारे में बता दूं, तो हम 3 भागों में मेमोरी को डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी प्रमुख मुख्य मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी कहते हैं। एक हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, और तीसरे कैशे मेमोरी होती है, ठीक है। तो जब हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस की बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में, तो बात आती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कौन सी परमानेंट मेमोरी है, तो शायद अब आप लोगों को आंसर पता हो, लेकिन मैक्सिमम जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ तब स्टूडेंट मोस्टली आंसर्स करते हैं कि मैम प्राइमरी मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी है। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो परमानेंट होगी क्योंकि वही तो मेन मेमोरी है, लेकिन है नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है। रीजन क्या है, देखिए, तो ये आपका सीपीयू है, ये आपकी रैम है। रैम एग्जाम्पल किसका होता है, प्राइमरी मेमोरी का, और ये आपका हार्ड डिस्क है यानी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। अब हर किसी फाइल को पहुंचना है सीपीयू तक, प्रोसेस होने के लिए सीपीयू तो चाहिए, चाहे फाइल को ओपन होना है चाहे क्लोज होना है, कुछ भी करना है सीपीयू चाहिए, ठीक है। कुछ भी काम करने के लिए, एडिटिंग के लिए, फाइल को पढ़ने के लिए, कुछ भी काम करना है सीपीयू चाहिए। लेकिन सीपीयू तक पहुंचने का प्रोसीजर क्या है, सीपीयू तो हमारे यहाँ का राजा है भाई, ऐसे ही प्रजा नहीं पहुंच सकती उस तक, ठीक है। उसको पहुंचने के लिए कुछ परमिशंस लेनी पड़ती है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो ऐसे पहुंचोगे आप सीपीयू नाम के राजा के पास, तो कैसे पहुंचेंगे जी, जो हार्ड डिस्क वाली प्रजा है हमारी, यानी हार्ड डिस्क वाले जो लोग हैं, इनको तो कभी डायरेक्ट सीपीयू नाम का महाराजा मिलता ही नहीं है, डायरेक्ट नहीं मिलता ये, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ता है, इन्हें रैम के अंदर लोड होना पड़ता है, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएंगे पहले, उसके बाद इनको सीपीयू मिलेगा, ये प्रोसीजर है, उसके बाद इनको सीपीयू मिलेगा। यानी ये जो मेमोरी थी, यानी प्राइमरी मेमोरी थी, ये ऐसे बिहेव कर रही है कि एक टेम्पररी स्पेस के जैसे बिहेव कर रही है, जहां पर सारी फाइल्स क्यों लोड हो रही हैं, ताकि उन सभी को सीपीयू मिल सके। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी है। लेकिन अब ये परमानेंट कैसे हो गई सेकेंडरी मेमोरी, तो ये परमानेंट कैसे हुआ कि जैसे हम लोगों ने पीसी पर मैंने आज काम किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, पीसी बंद कर दिया, तो क्या सारी फाइल उड़ गई, नहीं। जब हमने दोबारा पीसी ऑन किया कुछ ऐसी फाइल्स थी जो हमें परमानेंटली चाहिए हाँ, तो कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो हमें परमानेंटली चाहिए, जो कंप्यूटर को ऑन होने के लिए चाहिए। जैसे हम पीसी ऑन करते हैं तो रिसाइकिल बिन मिलता है, माई कंप्यूटर मिलता है, कंट्रोल पैनल मिलता है, ये सब डिलीट थोड़ी हो जाते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि पीसी आपने ऑफ किया, सारा चीज उड़ गया, दोबारा पीसी ऑन करो, दोबारा से फाइल लोड करो, फिर काम करने चलो, नहीं भाई। कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कंप्यूटर की सिस्टम की फाइल होंगी और जो परमानेंटली सेव होंगी। वो कहाँ सेव होती है, हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क किसका एग्जाम्पल होता है, सेकेंडरी मेमोरी का। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट एंड प्राइमरी मेमोरी हो जाती है टेम्पररी, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गई टेम्पररी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी हो गई परमानेंट मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वो खुद में क्वेश्चन बनाता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जब आप कुछ भी काम कर रहे थे और आपने डाटा को सेव नहीं किया, तो चीजें उड़ जाएंगी, इरेज हो जाएंगी बिजली के जाने पर,
ठीक है, मैं कुछ भी काम कर रही थी, मैंने सेव नहीं किया है, लाइट चली गई है तो डाटा इरेज हो जाएगा। इस नेचर को वॉलेटाइल कहा जाता है। ठीक है, ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डेटा इज इरेज्ड, बिजली के चले जाने पे डाटा का उड़ जाना वॉलेटाइल कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो जब हम फास्टेस्ट की बात करते हैं तो भाई कौन सी फाइल जल्दी एग्जीक्यूट हो रही है? तो पहली बात, इनको तो सीपीयू मिल भी नहीं रहा है और ये सीपीयू से बहुत दूर बैठे हैं। तो सीपीयू के नजदीक कौन बैठा है? प्राइमरी मेमोरी बैठा है ना। तो प्राइमरी मेमोरी जल्दी पहुंच पाएगा सीपीयू तक। तो यानी जो प्राइमरी मेमोरी में फाइल्स होंगी उनको सीपीयू पहले मिलेगा। इसीलिए फास्ट कौन हो जाता है? प्राइमरी मेमोरी एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आगे हम प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है, प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है रैम, एक होता है रोम। फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हर एक चैनल हम लोगों को ये सब पढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे भी ये पढ़ाना पड़ रहा है। ओके, चलिए। तो जो रैम है वो रीड और राइट दोनों है। रीड और राइट दोनों का क्या मतलब है कि आप फाइल को पढ़ भी सकते हैं और वहां पर एडिटिंग भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो रोम होता है वो खाली रीड ओनली होता है, यहाँ पर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो रैम होता है वो टेम्पररी होता है, अभी हमने बात किया। लेकिन मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बता दूंगी जिसके बाद आप लोगों को ये सब याद करने की जरूरत है ही नहीं। तो पहले आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है, अब सुनते हैं। तो आप लोग जरा सोचिएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को कुछ ऐसी फाइल्स या ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम्स के नाम बताने हैं जो जिनको मैं अपने पीसी से डिलीट कर ही नहीं सकती। अगर मैंने डिलीट कर दिया तो अगर मैंने उनको डिलीट कर दिया तो मेरा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, मतलब वो परमानेंट है। और अगर उन पर मैं काम कर रही हूँ और लाइट चली जाती है तो वो मुझे एज इट इज मिलने वाले, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो डिलीट नहीं होंगे और मतलब वो नॉन वॉलेटाइल हो गए। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, जैसे आप उनका सोर्स कोड नहीं बदल सकते। अब सोर्स कोड एक बार हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, सोर्स कोड का क्या मतलब होता है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप जो है वो जैसे भी कुछ काम कर रहा है उसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग की गई होगी ना। ठीक है, जो पीछे उसकी प्रोग्रामिंग की गई है उसी को तो सोर्स कोड कहते हैं। जैसे आपने कहा नहीं जी व्हाट्सएप जी आज से आपको टेलीग्राम वाला काम करना है, क्या वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो डेवलपर्स ने प्रोग्रामिंग की है वो तो जैसे व्हाट्सएप काम कर रहा है उतना ही करने की है, उसी को सोर्स कोड कहते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे भी काम कर रहा है उसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग है जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, सिंपल भाषाओं में। तो क्या आप सोर्स कोड को बदल सकते हैं? तो हम सोर्स कोड को नहीं बदल सकते। हम का मतलब होता है नॉर्मल यूजर्स, ना कि डेवलपर्स। डेवलपर्स बदल सकते हैं। जब डेवलपर्स बदल सकते हैं तो कहने का मतलब ये होता है कि जब ये बनकर आ रही हैं चीजें तब बदली जा रही हैं। जब प्रोग्रामिंग की जाती है, अच्छा हम कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तब किसी ने प्रोग्रामिंग की है, वो होती है सोर्स कोड। ठीक है, सिंपल भाषा में हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो जैसा भी काम कर रहे हैं उसके पीछे प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्राम को हम नहीं बदल सकते, हम यानी नॉर्मल यूजर नहीं बदल सकते, उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए। अब अब जरा सोचिए कोई एग्जाम्पल है तो, नहीं तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे ही रही हूँ। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, यानी विंडोज, कंट्रोल पैनल, दिस पीसी, रिसाइकल बीन। तो हम रिसाइकल बीन का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। रिसाइकल बीन के एग्जाम्पल से आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। रिसाइकल बीन क्या करता है, तो हम सभी को पता है कि डिलीटेड फाइल्स रिसाइकल बीन में जाती हैं। अब एक क्वेश्चन आया कि रिसाइकल बीन का काम क्या है, तो हमें तो पता था भाई डिलीटेड फाइल्स जाती है। लेकिन दो ऑप्शन दे रखे थे, एक ऑप्शन में दे रखा था कि आप कॉपी पेस्ट करते हो जिस फाइल को आपने डिलीट करना है उसे रिसाइकल बीन में, और दूसरा ऑप्शन था कि आप ड्रैग करते हो जिस फाइल को आपने डिलीट करना है उसको रिसाइकल बीन में। तो कौन सा सही, फटाफट बताएंगे। तो सही कौन सा है कि हम कभी कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। एक तो हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिसाइकल बीन में चली जाती है। दूसरा क्या है, अगर यहाँ पर कोई फाइल बनी है, आइकन बना है, उसको मुझे डिलीट करना है तो मैं ड्रैग करके उसको रिसाइकल बीन में छोड़ दूंगी, वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यानी हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं जिस फाइल को हमने डिलीट करना है रिसाइकल बिन के अंदर। ओके, चलो। तो मुझे ये बात समझ में आई कि जो रिसाइकल बिन है
अगर मैं रिसाइकिल बिन को डिलीट कर देती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मेरी डिलीटेड फाइल्स कहाँ जाएंगी फिर? तो मतलब वो परमानेंट हो गया। रिसाइकिल बिन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, क्या मैं रिसाइकिल बिन में कुछ काम कर रही थी और एकदम से ही लाइट चली गई, क्या रिसाइकिल बिन उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा, वो मुझे वैसा ही मिलेगा। तो मतलब वो क्या हो गया? नॉन वॉलेटाइल। अब रिसाइकिल बीन जैसा भी काम कर रहा है उसके पीछे सोर्स कोड है ना, कि आप सोर्स कोड बदल सकते हैं? तो नहीं बदल सकते, यानी वो रीड ओनली हो जाता है। तो मुझे इस बात से समझ में आया कि जो सिस्टम की फाइल्स हैं वो कहाँ पड़ी हैं? रोम में पड़ी हैं। ठीक है, अब आते हैं रैम में। बीइंग अ यूजर, मैं एक यूजर, नॉर्मल यूजर, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे, कुछ पीपीटीज थी। अब मेरा काम नहीं है उन पीपीटीज से रिलेटेड, तो मैं अपने पीसी में से उनको कभी भी डिलीट कर सकती हूँ, मेरे पीसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो फाइल्स रहे या ना रहे। तो मैंने उन फाइल्स को डिलीट कर दिया, मतलब वो फाइल्स क्या हो गई? टेम्पररी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अपनी फाइल में कुछ भी काम कर रही थी और मैंने उसको सेव नहीं किया और लाइट चली गई, तो वो डेटा इरेज हो जाएगा, दैट मीन्स वो वॉलेटाइल है। और अगर वो मेरी फाइल है तो मैं उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, तो मैं उसको पढ़ भी पा रही हूँ और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर पा रही हूँ। तो यानी सीधी सी बात क्या हुई कि जो यूजर की फाइल्स हैं वो कहाँ पड़ी हैं? रैम में पड़ी हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक एक पॉइंट याद रखने से मुझे ये डिफरेंसेस याद हो जाते हैं, मुझे इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का वो कौन सा टाइप है जो नॉन वॉलेटाइल है। तो मुझे समझ में आता है कि प्राइमरी मेमोरी का जो रोम पार्ट होता है वो सिस्टम की फाइल होती है, तो मतलब वो इरेज नहीं होगा ना डाटा, तो वो नॉन वॉलेटाइल हो गया रोम। प्राइमरी मेमोरी का वो कौन सा पार्ट है जो टेम्पररी है? तो यूजर की फाइल रैम में पड़ी होती है, कभी भी डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी जो रैम है वो टेम्पररी होगा। इस तरीके से याद करना है, कंप्यूटर बहुत आसान हो जाएगा, फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे कोई बात ही नहीं करता, सब रटवाने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। यही वाला क्वेश्चन क्या था? रैम क्या वॉलेटाइल मेमोरी है? हाँ जी, तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद चाबी ढूंढ रहे हो? इधर देखना, इधर पड़ी है चाबी, पॉलिथिन पड़ा है ना, इसके पास पड़ी होगी, देखना। हाँ जी, अगला देखिए पॉइंट, रोम इज यूज टू स्टोर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर टू बूट। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर का ऑन होना। क्या रोम के अंदर वो फाइल्स पड़ी होती है, वो नेसेसरी फाइल्स जो कंप्यूटर को ऑन होने के लिए चाहिए? तो बिल्कुल, क्योंकि रोम के अंदर वो फाइल्स हैं जो सिस्टम की फाइल्स हैं। ठीक है, तो सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो तो रिक्वायर्ड है ना, मस्ट है, वो तो बिल्कुल चाहिए चाहिए। और बूटिंग प्रोसेस मतलब क्या है? कंप्यूटर का ऑन होना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आए, एनी लैंग्वेज, हम आसानी से आंसर करेंगे। तो मुझे बूट का मतलब पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का ऑन होना यानी बूटिंग। तो बूटिंग के लिए कौन सी फाइल चाहिए होंगी? सिस्टम की, और सिस्टम की फाइल्स कहाँ पड़ी होती है? रोम में। तो दोनों स्टेटमेंट हो जाती हैं ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पे स्पेशल से। क्या क्वेश्चन है? द पे स्पेशल कमांड लेट यू कॉपी एंड पेस्ट। पे स्पेशल कमांड आपको किस चीज में मदद करती है? ये बात है, ठीक, क्वेश्चन ये है। तो देखिए, पे स्पेशल से क्या आप मल्टीप्लाई द सिलेक्शन बाय अ कॉपीड वैल्यू, क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, गलत बात है। क्या सेल में कमेंट्स कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। कमेंट्स होते क्या हैं? तो कमेंट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होता है किसी डॉक्यूमेंट के बारे में, रेड कलर से इस तरीके से कमेंट इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होता है? तो नहीं। फॉर्मेटिंग मतलब है कि आपने किसी टेक्स्ट को रेड कलर कर रखा है, उनका साइज बढ़ा रखा है, बोल्ड कर रखा है, इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो क्या पे स्पेशल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है? तो नहीं। एमएस एक्सेल के अंदर पे स्पेशल क्या करता है? देखिए, ये आपका सेल है, इसके अंदर आपने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम A1:A5, ये फॉर्मूला लगाया, तो इस सेल का एड्रेस A1 था। ठीक है, तो इस सेल में वैल्यू निकल कर आ गई, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप क्या चाह रहे हो? अगला जो सेल है उसके अंदर भी यही सेम फॉर्मूला पेस्ट स्पेशल कर रहे हो। तो क्या करेगा पे स्पेशल? यही फॉर्मूला उठाकर यहां पेस्ट नहीं करेगा, वो यहां पे डायरेक्ट इसका रिजल्ट दे देगा।
मतलब ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा और यहाँ पर आपको सिर्फ क्या शो होगा, कुछ भी रिजल्ट, जो भी ऐड होने पर रिजल्ट आना था वो। तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट करना, वो डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए, द रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ ए फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल फॉर्मूला। जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला था, जैसे ये फॉर्मूला था ना, इसको यहाँ पर उसने पेस्ट नहीं किया कि आपको यहाँ पर वही फॉर्मूला दिखे, वो पेस्ट नहीं किया है, उसने डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट दिया है। जैसे पेस्ट क्या करता है, अगर खाली पेस्ट कमांड हो तो क्या करता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कट किया या कॉपी किया और उसके बाद मैंने पेस्ट किया, तो ये चीज एज इट इज यहाँ पर लिखी हुई आएगी ना। ठीक है, ये काम करता है पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। आगे चलते हैं, देखिए कंट्रोल ई, अलाइनमेंट्स की बात करते हैं। कंट्रोल ई का पंजाब के पेपर में तो बड़े क्वेश्चन आते हैं भाई कंट्रोल ई को लेकर, और आप लोग को इसका आंसर पता भी होगा। तो कंट्रोल ई अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। ओके, तो अलाइनमेंट कौन कौन सी होती है, लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल, राइट कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे, और नेक्स्ट होती है सेंटर अलाइनमेंट जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, लेफ्ट अलाइन मतलब जो भी चीजें आप लिखोगे वो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होंगी, और पैराग्राफ जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड होते हैं। और राइट अलाइनमेंट मतलब चीजें राइट हैंड साइड से शुरू होंगी, कुछ ऐसे। इवन दिल्ली पुलिस में तो राइट अलाइनमेंट का आइकन पूछा हुआ था 2023 के पेपर में। जस्टिफाई में क्या होता है, लेफ्ट अलाइन तो होती है, राइट हैंड साइड से भी चीजों को बराबर कर देता है, ये आपकी जस्टिफाई है। ठीक है, और सेंटर अलाइनमेंट में तो सेंटर में होगा ना, कुछ ऐसे। ओके, तो कंट्रोल ई किसकी शॉर्टकट की हो गई, सेंटर अलाइन की। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल एट रो 25 एंड कॉलम 30? ओके, रीजनिंग का ही कुछ क्वेश्चन है ये, रीजनिंग से रिलेटेड कुछ समथिंग, लेकिन एक्सेल का ही है। देखिए कैसे करना है इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व। ABCD, ठीक है, ये किसको डिनोट करते हैं, कॉलम्स को। ओके, 1 2 3 4 किसको डिनोट करते हैं, रो को। ओके, अगर मुझे इस सेल का एड्रेस लिखना है तो मैं क्या लिखती हूँ, A1, यानी पहले कॉलम आता है फिर रो आता है, ये बात मुझे समझ में आती है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉलम 30 दे रखा है, तो मतलब 30 अल्फाबेट कौन सा होगा, हमें तो पता है अभी 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में। अब क्या करना है हम लोगों को, क्योंकि रो तो 25 दे रखी है, तो मतलब ये वाला जो नंबर है वो तो 25 होगा, लेकिन कॉलम जो 30 दे रखा है, 26 तो अल्फाबेट होते हैं, तो हमने क्या करना है, तो A से लेकर Z तक, तो यानी 1 से लेकर 26 तक तो हो गया, अब दोबारा शुरू करो। तो AA मतलब ये 27वां एलिमेंट है, AB 28, AC 29, AD 30, तो मुझे क्या चाहिए था, 30th कॉलम, तो 30th कॉलम क्या होगा, AD, और 25 रो, तो यानी आप पहले क्या लिखते हो, कॉलम लिखते हो, उसके बाद क्या लिखते हो, रो, तो यानी क्या लिखोगे, AD 30, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लीजिए, कलर ग्रे, कलर ग्रेस के रूलर ग्रिड लाइंस ऑप्शन, ये पावर पॉइंट में कहाँ आते हैं, तो ये व्यू टैब के अंदर आते हैं। व्यू टैब के अंदर ना शो एंड हाइड होता है, एक शो एंड हाइड करके एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर इस तरीके का चेक बॉक्सेस आते हैं, जिसमें ग्रिड लाइंस, रूलर, ये सब चीजें आती है। तो जहां पर आप टिक लगा दोगे वो चीजें शो होने लगेंगी, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाता है, व्यू टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस टी? ओके, कंट्रोल प्लस टी का पूछा गया। तो कंट्रोल प्लस टी क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे रूलर आता है, ऊपर स्केल आता है, स्केल के ऊपर ऐसे बनी हुई चीजें आपको दिखती है ना, इसी को तो हैंगिंग इंडेंट कहते हैं, इसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। और हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस टी होती है। अब इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जहां पर ये चीज होगा, ये बना होगा, आपका टेक्स्ट वहां से शुरू होगा और जहां ये एंड हो रहा होगा वहां खत्म हो जाएगा। आप इसको मूव कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। आपने इसको यहां से यहां कर दिया, तो अब आपका टेक्स्ट यहां से शुरू हुआ, और इसको आपने उठाकर यहां कर दिया था, तो आपका टेक्स्ट यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया। अब आपने इसको मूव किया यहां और इसको मूव किया यहां,
तो अब आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। तो इसमें और भी शॉर्टकट की आती हैं, यानी आप इंक्रीज कर रहे हो इंडेंट को, तो शॉर्टकट की क्या होती है इंक्रीज इंडेंट की, Ctrl+M। डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इंडेंटेशन को लेकर। हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हरियाणा का पेपर देना है तो भाई अदर स्टेट का हमने देखना नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी स्टेट में क्वेश्चन बना हो तो हमारे पास भी वो क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो इंक्रीज इंडेंट इज Ctrl+M और डिक्रीज इंडेंट इज Ctrl+Shift+M। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ Ctrl+T दे रखा है ना, तो हैंगिंग इंडेंट आ जाता है। ओके, जस्टिफाई का क्या होता है, Ctrl+Z होता है, सॉरी जस्टिफाई इज Ctrl+J, रीडू इज Ctrl+Y और अनडू इज Ctrl+Z। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। Dash is a network protocol used to automate the process of conferring devices on IP networks. Okay. चलिए क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देती हूँ, कोई बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो उसकी ट्रांसलेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जस्ट मैंने क्या करना था, इसको यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख देना था और आप लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस चीज़ से। मुझे वो काम नहीं करना है, मुझे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, चाहे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ आप लोग को हिंदी में। ओके, सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म्स कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी का फुल फॉर्म हो जाता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और ये दोनों के दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। और जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। ये ग्राम सचिव में भी क्वेश्चन आया था एचएसएससी के। उसके बाद आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस दो टाइप का होता है, एक आईपीवी वर्जन 4, एक आईपीवी वर्जन 6। जो आईपीवी वर्जन 4 है वो 32 बिट्स का है, आईपीवी वर्जन 6 128 बिट्स का है, ठीक है। उसके बाद आता है डीएचसीपी, डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और डीएचसीपी का ही काम है कि वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेसेस को। अगर आप लोगों के पास आईपी एड्रेस नहीं है तो डीएचसीपी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस को। हम अपनी मर्जी से थोड़ी अपना आईपी एड्रेस जनरेट करते हैं, हमें जनरेटेड प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस सॉरी डीएचसीपी का क्या काम हुआ, ऑटोमेटिकली असाइन करना आईपी एड्रेस को। अब क्वेश्चन जरा देखो इसमें क्या है, डैश कौन सा ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो कि डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करे, मतलब आईपी एड्रेस प्रोवाइड करे, तो कौन हो जाता है, डीएचसीपी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डीएचसीपी है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। स्टेप फॉर प्रोटेक्टिंग अ शीट बाय पासवर्ड इन एमएस एक्सेल। ओके, देखिए लेकिन डिफरेंस है, जब आप पासवर्ड्स की बात करते हो तो फाइल वाला जो टैब है उसके अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो जब हम प्रोटेक्ट की बात करते हैं, प्रोटेक्ट की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट में क्या होता है, सिर्फ वो एडिटिंग डिसेबल कर देता है, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो वैसा ही रहेगा, उसके अंदर आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो ये काम प्रोटेक्ट नाम का ऑप्शन करता है। ओके, तो रिव्यू टैब के अंदर, रिव्यू टैब के अंदर एक ग्रुप आता है जिसमें प्रोटेक्ट आता है, ठीक है। उसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में किसी भी डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल में तो आपका बुक वर्कशीट आ गया ना, उसको आप सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। Which of the following will you use to view web pages on your computer? ठीक है, वेब पेजेस
देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? क्या ग्राफिक सॉफ्टवेयर का? नहीं। रिमोट सर्वर का? नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का? नहीं। वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो। वेब ब्राउजर कौन है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ब्रेव, ये तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये काफी नाम आ जाते हैं। सी मॉन्की, नेटस्केप नेविगेटर, उसके बाद LYNX, लिनक्स, ये सब नाम है वेब ब्राउजर के। सर्च इंजन भी तो है। सर्च इंजन कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन बन जाते हैं, पिछले सीईटी में क्वेश्चन बना हुआ था। गूगल, याहू, बिंग क्या है, तो वो सर्च इंजन है। तो ये नाम भी याद रखने ज़रूरी है कि वेब ब्राउजर में कौन आता है और सर्च इंजन में कौन आता है। तो गूगल, याहू, बिंग, MSN, ask.com, डक डक गो। डक डक गो तो सबसे इलीगल है, जहाँ पे डार्क वेब का काम चलता है। ऑल्टा विस्टा, ये कुछ नाम हैं आप लोग के। येंडेक्स, ये नाम हो जाते हैं आपके कुछ सर्च इंजन के और ये वेब ब्राउजर के, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम करवाता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर उसको मेंटेन करता है, जिनके बिना कंप्यूटर आपका काम नहीं कर सकता। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर डब्बे के बराबर हो जाता है। जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल आता है तो एंड्रॉयड भी आ सकता है। अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड नहीं है तो आपका फ़ोन किसी काम का भी नहीं है, ठीक है। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कंसिडर होते हैं। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो एंड्रॉयड बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, अभी अभी मैं बात भी कर रही थी। लिनक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी है। MS ऑफिस नहीं है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आता है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये तीनों के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट का मतलब होता है, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पोर्ट्रेट का मतलब होता है दिस, ऐसा। लैंडस्केप का मतलब होता है दिस, ठीक है। तो पेज ओरिएंटेशन दो टाइप की होती है। पेज ओरिएंटेशन दो टाइप की होती है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट मैंने आपको बता दिया, पोर्ट्रेट मतलब ऐसा प्रिंट आउट, लैंडस्केप यानी ऐसा प्रिंट आउट, ठीक है। अब क्वेश्चन तो कवर हो गया मेरा। अब पेज का साइज बाय डिफॉल्ट कौन होता है? तो लेटर होता है। पेज का साइज आपने सुना होगा ना, A4, A5, A3, लीगल, एग्जीक्यूटिव, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट पेज का साइज होता है वो लेटर होता है। और लेटर का साइज कितना होता है? 8.5 इंटू 11। 8.5 हॉरिजॉन्टली है और वर्टिकली 11 है। पेज मार्जिन कौन सी होती है? टॉप, लेफ्ट, सॉरी टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और बाय डिफॉल्ट ये कितनी होती है? 1 इंच होती है, ठीक है। एक और मार्जिन होती है, दैट इज गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यही बनता है कि गटर मार्जिन होती क्या है। तो गटर मार्जिन वो मार्जिन होती है जो बाइंडिंग, पेस्टिंग और स्पाइरल के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो, उसको गटर मार्जिन कहते हैं। यही आपके ऑप्शन में और यही क्वेश्चन है गटर मार्जिन से, कि गटर मार्जिन क्या है। तो गटर मार्जिन है वो मार्जिन जो बाइंडिंग, पेस्टिंग और स्पाइरल के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। Which of the following operations will you perform if you need to move some text in a Word document? ठीक है, अगर आपको किसी टेक्स्ट को मूव करना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस विल यू परफॉर्म्ड इफ यू नीड टू मूव सम टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जी कट और पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+V होती है, ठीक है। और कॉपी की क्या होती है? Ctrl+C होती है। और कट की क्या होती है? शॉर्टकट की Ctrl+X होती है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? इनमें से ईमेल एड्रेस का कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है? तो पहले वाला गलत हो गया,
पहले वाला गलत हो गया, और पहले वाला गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 बार एट द रेट का सिंबल आ गया है, इसीलिए। एट द रेट तो 1 बार आता है, तो 2 बार आ गया है, इसीलिए गलत है। उसके बाद ये वाला सही है, यहाँ पर एट द रेट का सिंबल नहीं है, यहाँ पर भी एट द रेट का सिंबल नहीं है, HTTP का इस्तेमाल हो रहा है, गलत है। यहाँ www का इस्तेमाल हो रहा है, गलत है। तो हम कैसे लिखते हैं? हमने लिखा abc123@gmail.com। सेपरेशन के लिए हम लोग एट द रेट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर डोमेन नेम लिखा होता है, और जो आगे लिखा है ABC123 इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और जो प्रीफिक्स है उसके अंदर अंडरस्कोर आ सकता है, अल्फाबेट आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेस नहीं आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लीजिए, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डाटा इन MS एक्सेल। अच्छा, कौन सी बेसिक यूनिट है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि MS एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो तो सेल ही होता है ना। ठीक है, 2-3 बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग एक्सेल ओपन करते हो, तो जो एक्सेल में ओपन हुआ उसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल की हर एक फाइल को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक जो खुला, ऊपर टॉप पे टाइटल बार में क्या लिखा होता है? बुक 1 लिखा होता है। लेफ्ट बॉटम में नीचे की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो बाय डिफॉल्ट जो पुराने वाले MS एक्सेल के वर्जन है उसमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती है, ठीक है। लेकिन जो आगे नए वाले वर्जन है, जैसे MS ऑफिस 2016, 2019, 2021, इनके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही शीट होती है। और मैक्सिमम आप कितनी शीट इंसर्ट कर सकते हो? तो NCERT के अकॉर्डिंग इज 255, 255। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करते हो तो जितनी मेमोरी होती है उतनी आप वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो वर्कबुक है वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट है, वर्कबुक जो है वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज अ वेबसाइट। ओके, एक वेबसाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है? तो URL करता है। URL का फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या बताता है? किसी भी वेब पेज का एड्रेस बताता है या पाथ बताता है कि वो इंटरनेट पे कहाँ पड़ा है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट, पोस्ट। पोस्ट के लिए हम थोड़ी बातें समझेंगे। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो बूटिंग का कंप्लीट एक प्रोसेस है। बूटिंग मतलब कंप्यूटर का स्टार्ट होना। तो बूटिंग के 2 टाइप होते हैं, एक होता है वार्म बूटिंग और एक होता है कूल बूटिंग। वार्म बूटिंग और कूल बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। और कूल बूटिंग का मतलब होता है नॉर्मल स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर। नॉर्मल स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसको हम कहते हैं कूल बूटिंग, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला कि जब वाइल बूटिंग, जब आप बूट कर रहे हो कंप्यूटर को यानी स्टार्ट कर रहे हो, तो सिस्टम किसके अंदर लोड होता है? तो सिस्टम लोड होता है रैम के अंदर। कैसे होता है उस पर भी मैं आपको बता रही हूँ। सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। दूसरा, बूटस्ट्रैप फाइल्स कहाँ पड़ी होती हैं? अब ये बूटस्ट्रैप फाइल्स क्या होती हैं? अभी मैंने आपको बताया, शायद ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि बूट मतलब बूट वाली फाइल्स कौन सी होंगी? जो सिस्टम की फाइल्स होंगी, जो कंप्यूटर को ऑन होने के लिए चाहिए होंगी। और सिस्टम की फाइल कहाँ पड़ी होती है? रोम में। आंसर हो गया कवर। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आंसर अपने आप निकल जाएंगे। कंप्यूटर में तुक्के मारने भी बड़े मुश्किल है, तुक्के लगते नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिंगर टिप्स पे हो जाएगा कंप्यूटर, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो हम बात कर रहे हैं। आइए हमारे चैनल पर और पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बूटिंग का एक कंप्लीट प्रोसेस है। बूटिंग का प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से सिस्टम जो है वो लोड होता है रैम के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना बटन ऑन कर दिया हमने, पीसी का बटन ऑन कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यूज हुआ, तो सीपीयू ऑन किया। तो सीपीयू ऑन करते ही क्या करता है, सीपीयू सेंड कर देता है मैसेज टू रोम। सीपीयू ने मैसेज सेंड कर दिया रोम को। उसके बाद रोम क्या करता है, मैसेज सेंड कर देता है पोस्ट को। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब आप कंप्यूटर को बूट करते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम क्या होता है? पोस्ट का। उसके बाद पोस्ट मैसेज भेजता है बायोस को।
बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी पीसी ऑन हो चुका है तो उसको रिकॉग्नाइज भी तो करना है कि कौन से हार्डवेयर उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनके सॉफ्टवेयर पूरे हैं या नहीं पूरे। क्योंकि कंप्यूटर को बोलने से थोड़ी समझ में आ रहा है कि उसके साथ कौन कौन कनेक्टेड है, उसको बात कैसे समझ में आ रही है, क्या उनके सॉफ्टवेयर मेरे पास हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज होता है हाँ जी प्रिंटर अटैच है, जिनको आप ड्राइवर्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बायोस फिर मैसेज भेजता है सीमॉस को। सीमॉस का फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभी, सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और इसका काम क्या होता है? कंडक्टर। इसका काम होता है ये मैनेज करता है डेट और टाइम को, मैनेजेस डेट एंड टाइम, डेट और टाइम को मैनेज करता है। तो जैसे ही अगर आप लोग अपना पीसी ऑफ कर देते हो, क्या सीमॉस चिप भी ऑफ हो जाता है? तो नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम पीसी ऑन करते हैं हमको अपडेटेड डेट और टाइम मिलता है। तो पीसी के ऑफ होने के साथ सीमॉस चिप ऑफ नहीं होता है। इसके बाद सीमॉस मैसेज भेजता है, सीमॉस मैसेज भेजता है रैम को, और इस तरीके से आपका पीसी होता है ऑन। क्योंकि जब हम पीसी को ऑन करते हैं थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस हो रहा होता है। एचएसएससी ने क्वेश्चन बनाया है, इनका सीक्वेंस भी क्वेश्चन बनाया है, तो इनका सीक्वेंस याद रखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे नाम वो दे दे, लेकिन इनमें से 4-5 नाम देकर वो पूछ सकता है इनमें से कौन सा बूटिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस है। तो सबसे पहले सीपीयू आता है, फिर रोम आता है, फिर पोस्ट आता है, फिर बायोस आता है, फिर सीमॉस आता है, और फिर उसके बाद रैम आता है। ठीक है, इस तरीके से आपका सिस्टम लोड होता है रैम के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन फैसिलिटेट द यूजर टू व्यू द कमेंडेड चेंजेस इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ आप लोग को, थोड़ा सा दिक्कत होता होगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स को, नो प्रॉब्लम, वी आर देयर फॉर यू। ओके, देखिए अब क्या इसने बोला कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर कि जो आपको दर्शा रहा है कि आपने कुछ बदलाव किए हैं, तो वो आपको बता दे कि आपने ऐसे ऐसे कुछ बदलाव कर दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो आपको दिखा दे। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। देखिए, मैंने अपने पीसी में काम किया, मैंने कोई फाइल वाइल बनाई, उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए, मेरे को जस्ट प्रिंट आउट निकालना था उस फाइल का, लेकिन 5 मिनट के लिए मैं उठकर चली गई अपनी सीट से। किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट में उस ड्यूरेशन में चेंज कर दिया, कुछ बदलाव कर दिया, और मुझे पता नहीं लगा। तो उसने कुछ अच्छे बदलाव तो किए नहीं होंगे, और मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला, मेरे बॉस को सबमिट कर दिया, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो इसके लिए तुम लोग याद रख लो, जस्ट लाइक 3 इडियट मूवी सभी ने देखी है, और चतुर की स्पीच वहाँ पर बड़ी फेमस थी। ठीक है ना, जिसमें कुछ बदलाव कर दिए गए थे, वो थोड़ी देर के लिए फोन पे बात करने गया और उसके स्पीच में कुछ बदलाव कर दिए गए। ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम तो हुई ना बहुत सारी। तो सेम यही चीज़ है। तो अगर चतुर जी अगर वहां से जा रहे थे और वो ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन ऑन करके जाते, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम ना होती। ठीक है, तो यानी जो ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, अगर आप ऐसे कुछ बदलाव कर रहे हैं तो वो आपको शो कर देता है कि ऐसे ऐसे बदलाव आपके डॉक्यूमेंट में किए गए हैं। ओके, और ट्रैक चेंजेस कौन से टैब में आता है? तो रिव्यू नाम के टैब के अंदर आता है। चलिए आगे चलें। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। ओके, न्यू स्लाइड, दो चीजें यहां ध्यान रखेंगे। पावर पॉइंट के अंदर आप लोग न्यू प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, नई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो शॉर्टकट की कंट्रोल+N है। लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रही है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन के अंदर आप नई स्लाइड इंसर्ट कर रहे हैं, तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+M है। दोनों बातों में डिफरेंस है। जब पूरी की पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बन रही है तो कंट्रोल+N है। जब ऑलरेडी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चल रही है, 10 स्लाइड उसमें थी, अब आप 11वीं नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो, तो शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल+M होगा। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा शॉर्टकट की है जिससे नई स्लाइड इंसर्ट हो रही है? नई स्लाइड के लिए कंट्रोल+M है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फंक्शन। ओके, वी लुकअप, वी लुकअप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। वी लुकअप यानी लुकअप मतलब ढूंढना, लेकिन कैसे ढूंढेगा? वी यानी वर्टिकली ढूंढेगा। वर्टिकल कौन होता है? कॉलम्स। ओके, तो निकल गया मेरा आंसर। ऐसे ही तो चीजें याद रखनी है, रट्टा थोड़ी लगाना है। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, तो ये क्या कर रहा है? लुकअप कर रहा है।
लुकअप मतलब ढूंढ रहा है, किसको ढूंढेगा? लुकअप द वैल्यूज। और कैसे ढूंढेगा? वर्टिकली। वर्टिकली मतलब कॉलम्स के अक्रॉस, लुकअप द वैल्यूज अक्रॉस द कॉलम। लेकिन ऐसे ही मेरे पास एच लुकअप भी होता है। एच लुकअप अगर है, एच लुकअप अगर है तो एच यानी हॉरिजॉन्टल, लुकअप भी है तो मतलब ये भी वैल्यू को ढूंढ रहा है, लेकिन कैसे? हॉरिजॉन्टली। और हॉरिजॉन्टली कौन होते हैं? रो होते हैं। सिंपल। चलो भाई ऑप्शन चेक करते हैं। वी लुकअप का फंक्शन पूछा। ऑर्गेनाइज एंड सॉर्ट डाटा, डाटा को क्या सॉर्ट करता है? नहीं करता है। रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम अ रो इन अ टेबल बेस्ड ऑन अ मैचिंग वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम। देखो परफॉर्म कैलकुलेशन सच एज समिंग, कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? रिट्रीव स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम अ रो, किसी एक स्पेसिफिक रो से कोई डाटा उठा रहा है बेस्ड ऑन मैचिंग वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम। तो आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को पिक कर रहा है। यहाँ पर गलती से रो दे दिया गया है, कॉलम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें किसी वैल्यू को ढूंढने को लेकर बात की जा रही है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि ना तो वो सॉर्ट करता है ना कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, सिर्फ वो किसी वैल्यू को ढूंढता है। ठीक है, लुकअप में दो टाइप होते हैं, एच लुकअप और वी लुकअप भी। चलिए आगे बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो जो विंडोज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखें जरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इन्होंने कहा पहला कि अ प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू राइट एंड एग्जीक्यूट। क्या एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर को अलाउ करता है, परमिशन देता है कि वो राइट और एग्जीक्यूट करे किसी कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में? तो गलत है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन होता है? विंडोज होती हैं। MS विंडोज 10, 11, XP विंडो। ठीक है, एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के। उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन लग रहा है मुझे, देखते हैं जरा। डी ऑप्शन क्या है? अ कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया था कि अगर मेरे पीसी के अंदर पानी, अगर मेरे पीसी के अंदर विंडोज नहीं है तो मैं काम कर ही नहीं सकती ना। ओके, तो यानी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये भी मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है या काम करवाता है। ओके, एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। अगर मेरे पीसी में विंडोज नहीं है तो हम कोई और एप्लीकेशन तो रन ही नहीं कर सकते ना। तो यानी वो एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है बाकी एप्लीकेशंस को रन होने के लिए। तो आंसर क्या हो जाता है? डी ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही कहीं से क्वेश्चंस नहीं उठे हुए। दीज क्वेश्चन ऑल आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन, तो सभी के सभी आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो HSSC फ्रीज पेन्स को लेकर HSSC ने क्वेश्चन बनाया था, तो बात यहाँ कवर हो जाएगी वैसे तो। चलिए 2024 और 25 में कुछ काफ़ी एग्जाम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि HSSC हरियाणा स्टेट में एग्जाम नहीं होते तो अदर स्टेट में एग्जाम नहीं होते हैं। अदर स्टेट में तो एग्जाम होते ही हैं, तो क्वेश्चन तो मिलते ही हैं हम लोगों को। चलिए, तो हाउ कैन यू फ्रीज द टॉप रो इन MS Excel? ओके, फ्रीज मतलब तो समझ में आता है ना। फ्रीज मतलब क्या किया हमने? उसको जमा दिया। तो जमा दिया मतलब वो नहीं है कि बर्फ में जमा दिया। तो बात तो सिमिलर वैसी है। बर्फ में जमा दिया मतलब क्या है? वो चीज़ स्टिक हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, वहां से हिलेगी नहीं ना, बर्फ में जमी हुई चीज़। ठीक है, बात तो वही है। तो अब क्या है कि मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे फील्ड हैं, कॉलम्स हैं, जिसमें रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, स्टूडेंट का फादर नेम लिखा है, मदर नेम लिखा है, उसका एड्रेस लिखा है, उसका फ़ोन नंबर लिखा है, उसके 6 सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स लिखे लिखे हुए हैं। पूरा एक फुल फ्लैश टेबल है जिनके अंदर टोटल एंट्री 500 है। ठीक है, अब जब तुम लोग 500 एंट्री एक एक करके लिखते चले जाओगे तो ये जो ऊपर वाली हेडिंग है ये तो छुप जाएगी ना, ये तो ऊपर चली गई, ये तो मुझे दिख ही नहीं रही। अब मुझे बार बार उसको ऊपर नीचे करना पड़ रहा है कि भाई हिंदी के मार्क्स कहाँ लिखने थे, मैथ्स के मार्क्स कौन से सेल में लिखने थे, वो देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम सिलेक्ट करते हैं और हम व्यू टैब में जाते हैं और फ्रीज पेन्स नाम का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ये ऊपर वाली जो टॉप वाली
रो है वो फ्रीज हो जाती है, सिंपल। और अनफ्रीज नाम का ऑप्शन आता है जिससे अनफ्रीज हो जाती है। ये काम है इसका। तो आंसर देख लो भाई, किस में आएगा, व्यू टैब में आएगा, फ्रीज पेन्स है, फ्रीज स्टॉप रो कर देगा, यानी इसका आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। अगला देखिए, इन एक्सेल व्हाट डज द इफ फंक्शन डू। इफ भी मैंने बहुत पढ़ाया आपको। इफ फंक्शन क्या काम करता है, तो इफ एक लॉजिकल फंक्शन है एमएस एक्सेल के अंदर, और इफ फंक्शन किस एक लॉजिकल फंक्शन है, तो लॉजिकल फंक्शन जो होता है या तो आंसर ट्रू देता है या फॉल्स देता है। और इफ फंक्शन में हम पहले इक्वल टू इफ लिखते हैं, फिर हम कंडीशन टेस्ट करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी कुछ यहाँ लिखा होता है वो रिजल्ट बनता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो यहाँ लिखा होता है वो रिजल्ट बनता है। ठीक है, यानी किसी एक कंडीशन पर काम करता है। अगर वो कंडीशन मीट हो रही है यानी ट्रू हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा, फॉल्स हो रही है मीट नहीं हो रही तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा। तो देखिए कौन सा है ऑप्शन, सॉर्ट तो नहीं करता है, पहला ही बात गलत होगी। कंपेयर अ लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड प्रोवाइड कस्टमाइज आउटपुट बेस्ड ऑन, ठीक है। ये इसमें क्या दे रखा था कि हम किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को पहले कंपेयर करते हैं, तो बिल्कुल कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं कि वो कंडीशन मीट हुई या नहीं हुई। तो इसीलिए ये आंसर है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं, जैसे थैंक यू, देखा नहीं मैंने, चलो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं, फ्री हूँ आज तो मैं। बंद मत करो फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ चल रहा है। बस 5 मिनट और। हाँ जी, देखिए, तो मुझे निकालना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है, रिजल्ट निकालना है। ठीक है, हम कैसे काम करेंगे, इक्वल टू इफ लिखा, तो पास और फेल जो स्टूडेंट है वो तो उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करेगा ना। तो A2 नाम का सेल मान के चलते हैं जिसमें स्टूडेंट की परसेंटेज निकली हुई है। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 40 है तो स्टूडेंट क्या हो जाए, पास, नहीं तो स्टूडेंट क्या हो जाए, फेल। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया इफ के अंदर, ये इसका सिंटेक्स था यानी लिखने का तरीका। अब A2 की वैल्यू आई 60, तो 60 आते ही क्या हुआ, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, क्योंकि 60 जो है वो ग्रेटर देन 40 है, तो क्या रन हो जाएगा, पास। अब A2 की वैल्यू 15 है, तो 15 होने से क्या हुआ, मेरी कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होते ही क्या रिजल्ट आ जाएगा, फेल। हो गई बात खत्म। तो आंसर क्या आ जाता है, बी ऑप्शन। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू क्रिएट अ मेल मर्ज। ओके, मेल मर्ज, मेल मर्ज एक काफी इंपॉर्टेंट काम है। जब आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को भेजना है तब आप मेल मर्ज नाम का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन पंजाब के पेपर्स में तो बहुत आता है कि मेल मर्ज का काम क्या है। तो काम लिख लेंगे, जब एक मेल या एक डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को भेजना है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेल मर्ज का। जैसे शादी के कार्ड है, शादी के कार्ड में चीजें बदलती थोड़ी हैं। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मेट तो सेम ही रहता है, सिर्फ जिनको भेजना है उनके नाम बदल जाते हैं बस। तो उनके लिए भी हम मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, जब एक मेल या डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को भेजना हो, व्हेन वन मेल या डॉक्यूमेंट इज सेंड टू सेवरल पर्सन्स। हिंदी में मैंने डिक्टेट कर दिया है तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, जब एक मेल या डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बन रहा है, मेल मर्ज कहाँ आता है। तो एक मेलिंग नाम का टैब आता है, मेलिंग टैब आता है, उसके अंदर सिर्फ मेल मर्ज ही हो रहा होता है, मेल मर्ज पूरा काम हो रहा होता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे काम होता है, आप एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हो, डॉक्यूमेंट एक ही बनाओगे। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, देखो जैसे मैं किसी कंपनी में HR के जैसे काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने सेम पोजीशन पे 20 लोगों को हायर किया है विद सेम सैलरी, तो ऑफर लेटर तो बनेगा ना। अब ऑफर लेटर जो बनेगा, क्या मैं 20 बार टाइप करूंगी, नहीं ना, ऑफर लेटर तो सेम ही बनेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, पर्सन के नाम, एम्प्लॉय का नाम, उसका एड्रेस और उसका फोन नंबर, सिर्फ ये 3-4 चीजों के लिए क्या 20 बार दोबारा टाइप कर लोगे, नहीं भाई, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मेल मर्ज का। अब मेल मर्ज में क्या होता है, एक ही डॉक्यूमेंट बनता है जिसको आप सोर्स डॉक्यूमेंट या मेन डॉक्यूमेंट कहते हो। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं फील्ड्स। जैसे फील्ड कौन कौन से इंसर्ट किए हमने, जैसे जो चीजें अलग थी, जैसे मेरे ऑफर लेटर में नेम अलग था,
फ़ोन नंबर अलग था और एड्रेस था, ईमेल था, ये 4 एंट्रीज थी। तो इंसर्ट फील्ड के लिए ऑप्शंस आते हैं, किस में आप इंसर्ट फील्ड कर सकते हो, मतलब किस में बना सकते हो। तो इसमें एक ग्रुप आता है, उसमें क्लिक करोगे तो एक्सेल ओपन हो जाता है। या एक्सेल ओपन होता है या एमएस एक्सेस ओपन होता है। तो एक्सेल में या एमएस एक्सेस में हम लोग इंसर्ट फील्ड वाला ऑप्शन जो है वो उसमें खुलता है, ठीक है। तो उसमें आपने टेबल बना लिया, एंट्रीज कर दी। जैसे ही आप लोग एंड कर देते हो, जैसे ही आप लोग एंड कर देते हो मेल मर्ज को, वैसे ही क्या होता है, ये 20 बार आ जाता है। और डाटा कहाँ से उठाया जाता है, इनसे उठाया जाता है। जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट बन रहा होता है, जैसे आपने कैसे ऑफर लेटर लिखोगे, यहाँ पर उसका नेम एड्रेस और ये सब लिखोगे, और नीचे ये ऑफर लेटर होगा, और यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स होगा। ये सब तो सेम है, सिर्फ यही चीजें बदल रही होती है ना। तो ये चीजें किस में बनती हैं, इंसर्ट फील्ड नाम के ऑप्शन में, एक्सेल या एक्सेस में बनती है, ठीक है। और जैसे ही आप एंड कर देते हो इसको, तो वैसे ही डाटा यहाँ से उठा लिया जाता है। ऐसा कुछ काम किया जाता है। अच्छा, आंसर देख लो। हाँ ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखो। अ डेडिकेटेड टैब, मतलब एक ही टैब है। तो मैंने बताया था कि मेल मर्ज का काम मेलिंग नाम के एक ही टैब में किया जाता है। तो एक हो गया भाई डेडिकेटेड टैब है, जो हमें क्या कर रहा है, मर्जिंग पर्सनलाइज डाटा इनटू टेम्पलेट्स ऑफ। टेम्पलेट का मतलब होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेट। जैसे लेटर लिखे जाते हैं, एनवलप्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, ठीक है। एनवलप मतलब लिफाफा, जैसे आपने किसी को शगन डालते हैं तो लिफाफा नहीं होता, सेम वही काम। तो जब आप लोग मेल मर्ज का ऑप्शन क्लिक करोगे ना, तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली दिखेंगी। मेलिंग टैब के अंदर जो पहला ग्रुप आता है ना, उसके अंदर लेबल्स और एनवलप्स दिया होता है। तो इसको एक बार खोलकर जरा चेकआउट करना, आपको ऑटोमेटिकली मेरी बातें सब समझ में आएंगी। एक्सेल में प्रॉब्लम ही ये होता है कि स्टूडेंट ने इनको रन करके देखा ही नहीं है, चलाया ही नहीं है, फिर कैसे समझ में आएंगी चीज़ें। एक बार इसको चलाकर आप लोग देखिएगा जरा, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अटेम्प्ट, स्टील, स्पाई, डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर। इनमें से कौन सा मेथड है जो एक अटेम्प्ट कहलाएगा, कि आप किसी की इंफॉर्मेशन की जासूसी कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो, या उसको चुरा रहे हो। तो वो क्या होता है, साइबर अटैक होता है ना, उसको हम साइबर अटैक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, साइबर अटैक। नेक्स्ट, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड, ओके चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ, इतना लंबा चौड़ा आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग ऑनलाइन इधर उधर घूम रहे होते हैं, इधर उधर घूमने का मतलब है हम लोग ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं, गूगल पे कुछ सर्च आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास कुकीज आती हैं। कुकीज को या तो आप एक्सेप्ट, कुकीज बिस्किट वाला कुकी कोई नहीं समझेगा, तो कुकीज यानी या तो कुकीज को आप एक्सेप्ट करते हो या आप उनको इग्नोर करते हो। तो जब आप कुकीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप जो भी काम कर रहे हो वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब जस्ट लाइक हिस्ट्री। अगर आप अलाउ करते हो, तो जो भी आपने काम किया है ऑनलाइन वो सब रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें दो चीजें याद रखनी है। कुकीज का अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो कुकीज के लिए क्या कहा जाता है, कि ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक करती है। मैंने आपको बताया ना कि आपकी हिस्ट्री सेव होगी। अब हिस्ट्री के जरिए तो पहुंचा जा सकता है ना कि हम क्या क्या काम कर रहे थे। ओके, तो आपके क्वेश्चन में दो ही चीजें लिखी होंगी, एक तो स्मॉल टेक्स्ट फाइल, और दूसरा जो है रिलेटेड टू हिस्ट्री, कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं, इसने बोला कि ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल है जो वेबसाइट बना रहा है, जो स्टोर कर रहा है, स्टोर द यूजर्स कंप्यूटर टेम्परली फॉर दैट सेशन, मतलब उस सेशन में उसने टेम्परली क्या काम किया है उसको सेव कर रहा है। दैट इज सिमिलर टू हिस्ट्री वाला काम ना। तो इसीलिए स्मॉल टेक्स्ट फाइल और कुछ भी डेफिनेशन हिस्ट्री से रिलेटेड लिखा होगा, या तो लिखा होगा कि ट्रैक कर रहा है यूजर की एक्टिविटीज को, या कुछ इस तरीके से कि उसका सेशन क्या हुआ उसको रिकॉर्ड किया। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाता है, कुकीज। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, और आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आ जाएं आप लोग के और अटेम्प्ट हो जाएं। चलिए, थैंक यू सो मच।